ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दिया हुआ है, ये पूछा है आपसे कि एक जो कण है वो परवलय के नाभि के चारों ओर घूमता है और परवलय की पदिक समीकरण दी हुई है। पदिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें पी और आर वेरिएबल हो। पी और आर जिसमें वेरिएबल हो वो आपकी कैसी होगी, पदिक समीकरण होगी। तो पी स्क्वायर बराबर ए आर आपकी पदिक समीकरण है और आपको सिद्ध करना है कि आपका जो अभिलंबिक त्वरण है वो आपके प्रोपोर्शनल है, किसके, आपके वक्रता त्रिज्या के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के प्रोपोर्शनल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने सबसे पहले अपन को ये प्रूव करना है, ये चीज़ अपन को प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, हम लेके चलते हैं। तो आपने पी स्क्वायर बराबर ए आर में इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो डिफ्रेंशिएशन कर आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किया। पी स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, 2p डी अपॉन आर, और ए आर का करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आर अपॉन डी आर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब डी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 2p आ जाएगी। ये जो गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा ए अपॉन 2p, तो डी अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई। आपकी जो वक्रता त्रिज्या है ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि आपका ध्रुवीय निर्देशांक आर के साथ ये संबंध होता है आर डी आर अपॉन डी पी। डी आर अपॉन डी पी, तो डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू अपने पास ए अपॉन 2p है, तो डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p अपॉन ए। तो मैंने 2p अपॉन ए लिख के अपनी वक्रता त्रिज्या इसके बराबर आ गई 2p आर अपॉन ए। आपका जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, उसकी वैल्यू होती है आपकी वी पी अपन आर स्क्वायर। आपकी वी पी अपन आर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये संबंध भी आपको आपकी पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हो 11th-12th क्लास में। ठीक है, कि आपके जो कोणीय वेग होता है उसका पी और आर के निर्देशांकों के साथ ऐसे वी पी अपन आर स्क्वायर संबंध होता है। ठीक है, ओमेगा को अपन थीटा डॉट यानी डी थीटा अपॉन डी टी भी बोलते हैं, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से अपन वी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें अभिलंबिक त्वरण और कहाँ पर अभिलंबिक त्वरण और वक्रता त्रिज्या का प्रोपोर्शनल लेके आना है, तो इस वजह से कोणीय वेग आ गया। तो हमें v की वैल्यू अब हेल्प होएगी। एक बार आप चेक समझ में आ जाए क्वेश्चन, उसके बाद अपन समरी देख लेंगे थोड़ी सी। v बराबर क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। तो अभिलंबिक त्वरण है आपका, अभिलंबिक त्वरण है आपका वो कितना है, वी स्क्वायर अपॉन रो होता है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन रो होता है। ठीक है, और मेरे पास अभिलंबिक त्वरण की वैल्यू, भाई अभिलंबिक त्वरण के बीच में तो संबंध निकालना है, तो अभिलंबिक त्वरण की वैल्यू आपकी कितनी होगी, वी स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, वी स्क्वायर अपन रो हो गया आपका। और आपकी वैल्यू कितनी अब मैं क्या करती हूँ, मुझे वी की वैल्यू तो यहाँ से मिल ही गई। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर रो से भाग दे देती हूँ, यहाँ पे ही रो से भाग दे देती हूँ, यहाँ भी रो से। तो यहाँ पर ऑलरेडी रो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, रो स्क्वायर हो गया आपका। तो आपकी वी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी। तो मैंने यहाँ पर वी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। भाग में आपका रो स्क्वायर है, तो रो की वैल्यू आपकी क्या है, 2p आर अपॉन ए। तो ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी, 2p आर अपॉन ए। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आपका पी रो का स्क्वायर है ना, तो पी का पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो आर से अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये आपका भाग में तो गुणा में होगा, तो ए स्क्वायर 4p स्क्वायर आर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आर की स्क्वायर है तो यहाँ आर का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर से ऊपर क्या मतलब अपना क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन p4। ठीक है, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर था तो यहाँ पर आर की पावर 4 आएगी अपने, तो यहाँ पर आर स्क्वायर तो कट गया, लेकिन आर की पावर 4 थी ना, तो मैं इसको आर स्क्वायर और लिख देती हूँ। यहाँ पर आर स्क्वायर भी बचेगा अपना। ठीक है, और यहाँ पर पी की पावर 4 आ गया और 4 और आ गया, अपना कोफिशिएंट बच रहा है ना 4, वो आ जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, अब अपन को ये तो दिया हुआ है कि पी आपकी समीकरण क्या दे रखी है कि पी स्क्वायर बराबर कितना है, ए आर के बराबर है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों बार बार इनको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को सिर्फ जितना काट सकता है उतना काट दो, क्योंकि अपन अभिलंबिक त्वरण बटे रो में चल रहे हैं। ठीक है, बटे रो में चल रहा है अभिलंबिक त्वरण, तो आपको यहाँ पर बटे रो अभिलंबिक त्वरण बटे रो आपके बराबर में चल रहा है, तो आप यहाँ इसके बराबर की जो राशि है उसको पूरा कांस्टेंट बना लो, तभी आप बोल सकते हो कि अभिलंबिक त्वरण जो है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इस साइड में सिर्फ एक ही चर है, रो के बढ़ने से अभिलंबिक त्वरण बढ़ेगा, है ना। तो अभिलंबिक त्वरण अगर मतलब इस प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब क्या होता है भाई, यही होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यानी वक्रता त्रिज्या मैं बढ़ाती हूँ
तो मेरा अभिलंबिक त्वरण बढ़ेगा, और इसको घटाती हूँ तो ये भी घटेगा। ये होता है रो का मतलब अगर प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब प्रोपोर्शनल को अगर मैं इक्वल में चेंज करूँगी तो यहाँ पर रो आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट राशि आ जाएगी। और अभी अपना क्या चल रहा है, अभी अपन को सिद्ध करना है, तो अपन कहाँ पहुँचे हैं, अभिलंबिक त्वरण अपॉन रो पे पहुँचे, और अपन को उसके सामने का क्या करना है, एकदम कांस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है, एकदम कांस्टेंट प्रूव करना है। ठीक है, इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसको कट करने का देख रहे हैं। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4, पी की वैल्यू कितनी होती है, पी स्क्वायर ए आर होती है, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 बच गया। तो ओमेगा स्क्वायर 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये किसके बराबर चल रहा है, अभिलंबिक त्वरण बटे रो के बराबर चल रहा है ना। अभिलंबिक त्वरण बटे रो के बराबर अगर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो अभिलंबिक त्वरण है, अब मेरा बटे रो चल रहा था ना, यहाँ पर बटे रो ओमेगा स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये आया। अब अभिलंबिक त्वरण रो उधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर बटे 4 रहेगा, गुणा में रो चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर 4 अपना कांस्टेंट है। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो अभिलंबिक त्वरण है वो मेरे प्रोपोर्शनल है रो के। आ गया ना, प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गया अपने रो के। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उसमें हमको दिया हुआ है कि आपका जो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, JPH पब्लिकेशन में। ठीक है, आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी समरी में बता रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ। जब वो है ना, क्या दे रखा है इसमें दे रखा है कि स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वो मतलब एक कण है जो गति कर रहा है, और उसका जो स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण के बराबर है ना। तो आपको उसकी समीकरण निकालनी है, उसके पाथ की समीकरण निकालनी है आपको। ठीक है, ये दे रखा है, और जो उसका वेग है वो आपको, मैं लिख रही हूँ जो भी दे रखा है, क्या दिया हुआ है, गिवन है आपको कि आपका जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो बराबर है आपके अभिलंबिक त्वरण के बराबर है। अभिलंबिक को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपका स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण कितना है, v/dv/ds बराबर, और अभिलंबिक त्वरण के, ठीक है। अभी और क्या मिला हुआ है अपन को, और आपको ये और दे रखा है कि आपका जो वेग है, v वेलोसिटी है, वो आपके प्रोपोर्शनल है e की पावर -10 इनवर्स s/c के प्रोपोर्शनल है। ये दिया हुआ है आपका वेग। अब आपका अगर अभिलंबिक वेग और आप स्पर्श रेखीय त्वरण की बात करें तो ऑब्वियसली कौन से दो वेग आएंगे, स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग। और अभिलंबिक वेग तो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो होता है, अपन ने डेरिवेशन किया था ना इसका। तो आपका बचा ये जो वेग है वो कौन सा बचा, आपका स्पर्श रेखीय वेग ही बचा आपका। ठीक है, तो v से हमेशा अपन स्पर्श, ये आपका प्रोपोर्शनल है e की घात -10 इनवर्स s/c के, ऐसा आपका। ठीक है, चाप होता है आपका, चर होता है ये। ठीक है ना। तो अब करते हैं आगे, v/dv/, ठीक है। आप स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होता है, फॉर्मूला v/dv/dy, अभिलंबिक त्वरण कितना होता है, v² अपन ने इक्वल कर लिया। अब अपन को निकालना क्या है, आपको ज्ञात करनी है आपकी पाथ की समीकरण बतानी है आपको, पाथ की समीकरण बताइए। अब पाथ की समीकरण पूछिए, आपको पता है एस और साई होते हैं आपके चर, अभिलंबिक त्वरण और इसके केस में स्पर्श रेखीय त्वरण। तो एस और साई में आपको
पाथ की समीकरण, तो एस और साई के पदों में आपको पाथ की समीकरण निकालनी, यानी अपन को जो अपना रिलेशन, जो भी अपन को इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन मतलब LHS बराबर RHS में जो भी मिला हुआ है, इसको कैसे ना कैसे अपन को एस और साई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। और आपका जो वेग है वो आपको दे ही रखा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल दे रखा है e की घात माइनस tan इनवर्स s अपॉन c के घात, नहीं सॉरी ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगी, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने मान लिया q। कौन सा कांस्टेंट आया आपका, ये कांस्टेंट आया। ठीक है, अब v dv अपॉन ds है ना, अब इसमें देखते हैं, इसमें ही देखते हैं, v से v कट जाएगा, v dv अपॉन ds, v से v कट गया, आपका क्या बचेगा, dv अपॉन ds, और v बच रहा है, इसको क्या लिख सकते हो आप, रो को d आपका d, ये क्या आ जाएगा आपका ds, और d साई ऊपर, यही होती है रो की वैल्यू, है ना, तो ds अपॉन d साई हो जाएगा, ds से ds चला गया, तो क्या बचेगा, dv बराबर v d साई। ठीक है, अब d, आपको कभी भी आप अवकलन में चीज़ें नहीं निकालते, चाहे माना कि ये एस और साई में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर अपन अवकलन हटा सकते तो हटाएंगे। तो देखो dv अपॉन v, तो मैं dv, v तो इधर ले गया, और d साई सेपरेट ऐसे ही करते हैं, जो भी चल उसका करेंगे अवकलन, तो कितना आ जाएगा log v। ठीक है, साई प्लस c, कांस्टेंट हो गया आपका c। ठीक है, और कांस्टेंट को आप c ना बोल के क्या बोल दो कि कांस्टेंट को अपन log c बोल देते हैं। मैंने आपको बताया अगर log में अपना फंक्शन आ रहा हो तो आप कांस्टेंट को log c बोल देते हो। ठीक है, ताकि अपन को इजीली अपन उसे ट्रीट कर सके। ठीक है, अब क्या किया, log v माइनस log c, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इक्वल टू साई। ठीक है, तो आपका log v अपॉन c हो गया, इक्वल टू साई हो गया, तो v अपॉन c इज इक्वल्स टू e की पावर साई, ये आ जाएगा आपका। तो v इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, c e की पावर साई आया, c e की पावर साई आया। v का मान हम रखते हैं, v का मान हमने रखा था ऊपर, क्या है v का मान, म्यू ई tan इनवर्स s अपॉन c, तो अपन यहाँ पर रख देते हैं म्यू ई tan इनवर्स s अपॉन c इक्वल टू c e की पावर साई, ये है ना। अब देखो अपन को कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपकी जो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू, अपने दो चर होता है एस और साई, इनका रिलेशन पता करते हैं कि भाई इसकी इतनी वैल्यू पर इसकी इतनी वैल्यू है। तो अगर नहीं दे रखा अपने क्वेश्चन में, तो हमेशा अपन इनिशियल वैल्यू पता करते हैं। इनिशियल वैल्यू ये होती है कि भाई जब एस बराबर 0 रहेगा, जब वो चला ही नहीं, एस बराबर 0 मतलब उसने कोई गति ही नहीं की, चाप ही 0 है उसका, तो साई तो 0 होगा ही होगा, ये होता है। तो अपन ने दो रिलेशन चरों की वैल्यू पता कर लिया, अब उससे हमारी कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वैल्यू पता की, तो हमने देखा, ठीक है, 0 रख, इसको 0 कर दिया, tan इनवर्स 0 कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, और इसकी भी 0, तो ये तो हो जाएगा c की बराबर कितने आ जाएगा, c बराबर आपका किसके आ रहा है, tan इनवर्स कितना हो गया, s अपॉन c हो गया, 0 हो गया। ठीक है, tan इनवर्स 0 हो गया है, तो tan इनवर्स 0 कब होता है आपका 0 डिग्री पर, तो e की पावर 0, ये भी 1, तो c बराबर u आ रहा है, यानी u की जगह c और c की जगह u, है ना, लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर e कर दिया, आ गई अपनी कांस्टेंट की वैल्यू, मैं u की जगह c लिख रही हूँ। ठीक है, c से c कट गया, c से c कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c, और e की पावर c से c ये तो कट गया, तो e की पावर साई, तो अपने पास क्या बचा, e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c इक्वल टू e की पावर साई, ये बचा मेरे पास। तो मैंने दोनों की e हटा दिया, एक्सपोनेंशियल हटा दिया, तो क्या बचा, tan इनवर्स s अपॉन c इक्वल टू साई। ठीक है, अब tan इनवर्स अगर यहाँ से हटाएंगे तो वहाँ पर क्या जाएगा, tan जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका, तो यानी मेरी s की वैल्यू कितनी आ गई, c tan साई, ये मेरा s और साई में रिलेशन आ गई, इक्वेशन आ गई, यानी यही मेरे पाथ की समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको दोनों क्वेश्चन आपके। ठीक है, ये आज आपकी यूनिट जो 1 है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, कल से हम आपकी अगली यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने पेपर की। ठीक है, ओके, उसकी वीडियोस स्टार्ट करेंगे। ओके।
सारी वीडियोस अच्छे से देख लेना और अब आप किसके आपकी बुक लाइब्रेरी से लेकर उसके क्वेश्चंस करने लग जाओ, क्योंकि आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसके नोट्स डाल दूँगी आज ही, ठीक है। और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस करने लग जाओ। और ये जो मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस टाइप के अगर और क्वेश्चन मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है।